नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपी पीसीएस टॉपर जो फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल की संचिता शर्मा से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं। और पंजाब के नवा शहर से जुड़ रही है संचिता, जिन्होंने यूपी पीसीएस में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और जिन्होंने मैं पंजाब के नवा शहर से जुड़ रही संचिता, रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया, तमाम सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तमाम लोग मिलने आ रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग नाउ? काफी हो रही है। एक्सपेक्टेड था जो ये भगवान जी ने मुझे इससे है। हम्म। और पेरेंट्स काफी खुश हैं। और हम्म। कल से जब से रिजल्ट से बस कभी लाइक आई एम जस्ट बिजी। अभी काफी इंटरव्यू शेड्यूल काफी रीशेड्यूलिंग करनी पड़ी हमें जी। बिकॉज बिट बिजी। ओके। अच्छा संचिता, अब चूंकि अब कल तक तो था कि आप पंजाब के नवा शहर की एक साधारण सी स्टूडेंट थी, तमाम देश में तमाम ऐसे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक से आप सेलिब्रिटी बन गई हैं। यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल करना इतनी बड़ी कामयाबी है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? बस ऐसे ही कि लोग आ रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स जो मेरे हैं और बहुत वो लोग आए। और हम्म। जो आसपास के लोग हैं वो गिफ्ट रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स और विशेस लेकर आ रहे हैं। तो हम्म। एमएलए सर आए थे कल हमारे घर। तो बस ऐसे ही लोगों का बस आना जाना लगा हुआ है। ओके। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कि यूपी पीसीएस की तैयारी में अगर ओवरऑल देखें, आपको कितना टाइम आपको लगा है? मैम मैंने यूपीएससी की अलग प्रिपरेशन नहीं की थी। हम्म। मैंने यूपीएससी की प्रेप 16 में स्टार्ट की। तो हम्म। क्योंकि यूपी एग्जाम का पैटर्न और यूपी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो राइट। अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा बस स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, हम्म। उनको मैंने अलग से किया था एग्जाम से पहले। ओके। अच्छा, ये आपने इस ये जो पंजाब से आप दिल्ली कब पहुंची? और जैसे मैंने पढ़ा कि आप दिल्ली में कोचिंग कर रही थी, कितने समय से आप वहां पढ़ती? मैम मैं 2016 में दिल्ली गई थी अपनी हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो हम्म। वहाँ कुछ देर में रही थी। हम्म। तो क्योंकि काफी महंगा भी है दिल्ली। हम्म। तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन के कारण मैं एक साल से ज्यादा नहीं रह सकती थी वहाँ पे। पर हम्म। मुझे रेजिडेंशियल अकेडमी का पता चला। तो हम्म। जामिया हमदर्द में मैं 2018 में गई थी। और हम्म। 2018 में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, वहाँ पे मैंने अपने आप को लगाया था। हम्म। तो मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल से जामिया में रह रही हूँ। ओके। अच्छा, अब मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछूंगी। तमाम देश भर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर संचिता जिन्होंने टॉप किया, आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या नोट्स बनाए, कौन सी बुक्स पढ़ी, किस तरह उन्होंने पढ़ा। ये बहुत आपके जो सक्सेस सीक्रेट से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, जो प्रीलिम में ये जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, आपने इसकी तैयारी कैसे की? और क्या कोई स्पेसिफिक बुक आपने पढ़ी जो आपसे आप हमसे शेयर करना चाहें? मैम पहले तो आपने जो पूछा सीक्रेट क्या है, तो मेरा सीक्रेट मेहनत है। हम्म। मेहनत इंस्टीट्यूट नहीं है पहली बात। हम्म। बस आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए एग्जाम को हम्म। क्रैक करने के लिए, और हम्म। फोकस चाहिए। और इसके जो क्वेश्चन है उस पे मैं आ रही हूँ, जो हम्म। बुक्स आपने प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए पूछे। हम्म। तो जो मैंने यूपी पीसीएस के लिए बुक्स रेफर की थी वो वही है जैसी के लिए होती हैं। हम्म। जैसे के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मैंने। हम्म। फिर हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया की जो बुक पढ़ा था मैंने। हम्म। उसके बाद हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए हम्म। आर एस शर्मा और चंद्रा की बुक है मुझे है। हम्म। और इसके अलावा ना कुछ फैक्ट्स के रिसेंट की जो बुक है यूपी के लिए स्पेसिफिकली हेल्पफुल है। हम्म। क्योंकि यूपी में थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री वहां से मैंने थोड़ी की। हम्म। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर कुछ हम्म। पोर्शन मैंने नितिन सिंघानिया सर के हैंड नोट्स से उसमें से प्रिपेयर किया था। ओके। उसके अलावा इवेंट है वो मैंने शंकर आई से किया था। हम्म। साइंस
स्पेसिफिकली यूपी के लिए है, रिसेंट की एक वही एक जिसका मैं रेफर कर रही हूँ, उसी में ही लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कुछ कुछ पोर्शंस हैं, उसको पढ़ा, वो काफी हेल्पफुल होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इसके अलावा इमिक्स के लिए मैंने श्री राम के नोट्स पढ़े थे, मृणाल की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो देखी थी, जो एनसीईआरटी मृणाल सर के नोट्स थे। मृणाल सर की यूट्यूब चैनल मैम है, वो उनके लेक्चर्स देखे थे, तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने विजन आईएएस स्टडी मटेरियल को रेफर किया। पीटी 360 काफी अच्छा सोर्स है वो कवर करने के, वो मैंने रिगरसली पढ़ा था। इसके अलावा घटना चक्र वेरी इंपॉर्टेंट यूपी एग्जाम, उसमें यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे जो है इकोनॉमिक पे है यूपी का, कौन से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्कीम्स लेकर आए हैं, मैंने वो पढ़ा था उसमें से। इसके अलावा ना घटना चक्र की प्रीवियस क्वेश्चन की काफी सारी बुक्स आती हैं, तो उनका बस ऊपर ऊपर से ग्लांस लिया था मैंने। तो एक्चुअली उसे ये पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि थोड़ा चेंज हो गया 2018 के बाद, वैसे का थोड़ा सा लेवल वेटेज कम हो गया, बट हाँ स्टिल दे कैन बी कंसीडर्ड टू बी गाइडिंग स्पिरिट फॉर दिस एग्जाम। ओके अच्छा, ये प्रीलिम्स की जो तैयारी है जनरल स्टडीज के पेपर्स के लिए एनसीईआरटी की बुक्स कितनी रेलेवेंट हैं? मैं बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क देखें तो बच्चे को ना, जैसे हम छठी से 12वीं तक की बुक्स पढ़ते हैं, बेसिक से वो बिल्डअप करता रहता है, फाउंडेशन पूरी बिल्डिंग एनसीईआरटी बनाता है, और ऐसी ऐसी नुआंसेस एनसीईआरटी पकड़कर सोसाइटी से रिलेटेड इतने सारे इंटरकनेक्ट एनसीईआरटी देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। मतलब अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इकोनॉमिक्स की बुक है, वो अगर पढ़ रहे हैं, आप ये देखेंगे कि सिर्फ इकोनॉमिक पोर्शन उसमें नहीं कवर हुआ है, उसमें आपको दिखेगा कुछ कुछ का पोर्शन भी, और ऐसी चीजें हैं जो आप अदरवाइज उठाएंगे उसमें नहीं दिया होता है, तो स्टूडेंट फ्रेंडली और इंटरैक्शन में वो कोशिश करते हैं। और एनसीईआरटी बहुत ज्यादा आपको कैसे डिमांड क्या है यूपीएससी की ना, वो एनसीईआरटी से पता चल जाता है कि आपको सिंपल लिखना है। एनसीईआरटी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आंसर्स में भी वो सेलेक्ट करनी होती है, और आप उसमें से जो इंटर दिए हुए हैं वो भी यूपीएससी देता है, वो भी आप एनसीईआरटी से सीख सकते हैं। और तीसरा बेसिक्स तो एनसीईआरटी बनाता है हमारा, एनसीईआरटी तो पढ़े हैं सब सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैं तो बताया वो एनसीईआरटी के अलावा सब बताइए, एनसीईआरटी इज मैंडेटरी। ओके अच्छा संचिता, अगर हम पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो 3 फेजेस हैं, अगर फर्स्ट के हमने देखा प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जब मेंस के एग्जाम में जाते हैं तो जनरल हिंदी और एसी के बाद जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो आप मुझे बताइए, आपने तीनों फेज क्लियर किए हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ओवरऑल आपको क्या लगता है जनरल स्टडीज की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी जरूरी है इसके लिए, पीसीएस क्लियर करने के लिए? मैम जनरल स्टडीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर देखें तो वेटेज वाइज भी जीएस के जो 4 पेपर हैं वो काफी ज्यादा तो आपके मार्क्स में करते हैं, पर जनरल स्टडीज है वो आपको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू देता है, आपको किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना जनरल स्टडीज में इन्वेस्ट आप के निकालोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, और जनरल स्टडीज इट्स नॉट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वही है कि आपको फैक्ट, बट जनरल स्टडीज एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एनालाइज कर रहे हो चीजों को, हाउ एनालिटिकल अप्रोचिंग द क्वेश्चन, व्हाट इनोवेटिव आंसर्स यू आर गिविंग,
एंड क्या क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से डील काबिलियत रखते हैं उन प्रॉब्लम्स का। आई थिंक ये जनरल स्टडीज का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे में चेक करने के लिए। ओके। अच्छा, आपने जनरल स्टडीज़ का ओवरऑल पूछूं तो एक तो जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत रेलेवेंट है वो, और कुछ बुक्स के आपने नाम भी मुझे बताए हैं। आप ये बताइए कि न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब जैसे कि जनरल स्टडीज़ के लिए जो आपके आसपास हो रहा है उसको जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, कितना टाइम देती थी उसको? मैम जो हम देश विदेश में जो चल रहा है आपको न्यूज़पेपर से पता चलता है कि डिजिटल मीडिया के आने के कारण हम कह सकते हैं आपको ऑनलाइन न्यूज जाती है, बट जो न्यूज़पेपर रोल प्ले करते हैं अभी भी वो डिजिटल ज्यादा नहीं कर पाया है। खास करके जो प्रिंट मीडिया है ना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इनके न्यूज के बहुत ऑथेंटिसिटी भी इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं और इतने स्कॉलर्स जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उनके एडिटोरियल्स में, तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप करने में कि एक जो रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, आई थिंक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट। ओके। तो आप मैं कौन से पेपर पढ़ती थी? इंडियन एक्सप्रेस, हाँ मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती होती थी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था पेपर। तो अगर मेरा मन करता था कुछ करने के लिए तो मैं इंडियन एक्सप्रेस उठा लेती थी। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पिछले दिनों कर लेती थी, लाइक मुझे इतना था। ओके। तो एक्सप्रेस में एडिटोरियल के आते हैं और एक्सप्लेन पेजेस, तो वो बहुत अच्छे न्यूज, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। ओके। अच्छा, आपने लैंग्वेज का क्या, वही जनरल हिंदी का पेपर दिया आपने? यस, मैंने दिया था। तो हिंदी की आपने कैसे तैयारी की? कुछ आप टिप्स शेयर करिए। आपने कौन सी बुक पढ़ी? राइटिंग स्किल पर कितना आपने ध्यान दिया? मैम हिंदी मैंने एक बुक आती है सामान्य, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम हिंदी के लिए अलग से प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि तुरंत तुरंत मेरा यूपीएससी का मेंस होकर हटा था, तो मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम था जिसमें मुझे हिंदी पढ़ना था। मैं भी मतलब वो एग्जाम खत्म तुरंत पढ़ने नहीं बैठ जाओ, बस इफेक्टिवली सिर्फ 3 दिन, तो उन 3 दिन में मैंने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठाए मैंने तो सबसे पहले, तो उसमें मैंने इस किया कि क्या क्या क्वेश्चन जा रहे हैं और कौन से एरिया मुझे काम करना है और कौन से एरिया में मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो पहले मैंने तो स्ट्रैटेजी बनाई, बस जितना टाइम है इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले जो उसमें एक पत्र आता है, 5-6 तरह के पत्र आते हैं, परिपत्र आता है, सरकारी शास्त्र, तो मैंने आई मेड श्योर कि मुझे हर के एक से प्रारूप मेरे पास तैयार, और अगर उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इफेक्टिवली लिख। तो मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड के साथ मैंने थी हिंदी की, तो उसको काफी नॉलेज थी, नीलम नाम, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया में। तो मैंने हिंदी के पत्र थोड़े से प्रैक्टिस 1-2, तो और मैंने मेड श्योर कि मुझे एटलीस्ट सब पता है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट मैंने जो हिंदी के लिए पढ़ा था वो ग्रामर पोर्शन था, तो डिफरेंट जो क्वेश्चन थे उसमें से काफी रिपीट होते हैं यूपी के हिंदी के एग्जाम में, तो मैंने थोड़े से थे पढ़े थे, समाज पढ़ा था, तो मतलब ये सब चीजें जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे मैंने उनको मेड श्योर कि मैंने 2-3 बार उनको रिवाइज कर लिया था पढ़कर 3 दिन में। और इसके अलावा हिंदी मेरी वैसे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे बन में, तो मेरी मुझे लिखने में कोई जरूरत नहीं थी, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसे वगैरह भी मैं लिख लेती थी। तो हाँ, मतलब ये ब्रॉडली मेरा वो रहा था। अच्छा, हिंदी ग्रामर पढ़ना कितना ज़रूरी है कि अगर हिंदी का सामान्य हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो हिंदी की ग्रामर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पता है, आई थिंक डिसेंट इनफ मार्क्स हिंदी में ग्रामर आती है, आई थिंक 50 की आती है।
हम्म। मैं भूल रही हूँ, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक प्लीज करेक्ट मी। तो हिंदी में क्योंकि बाकी सब में तो मार्क्स इतने शुरू नहीं होता है, आपको नहीं पता है कि आपके गद्यांश में कितने मार्क्स आने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि पत्र में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। बट हम्म। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको पता है कि अगर आप ये पढ़कर जाओगे मार्क्स आ जाएंगे, 50 में से 40 आ जाएंगे या 45 आ जाएंगे, अगर आपका बहुत अच्छा पेपर गया है तो। इसके लिए आप जो आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन से आप उठाइए, और जो स्टैंडर्ड हिंदी की सीबीएसई की आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं मुहावरों, और जो अलग अलग जैसे वो भी आता है ना बहु अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, और ऐसा करके कुछ कुछ जो चीजें आप एक स्टैंडर्ड सीबीएसई की 10th लेवल की बुक उठा प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रामर तो। ओके। अच्छा संचिता, ओवरऑल मैं जानना चाहती हूँ कि जो पीसीएस मेंस का आपने एग्ज़ाम दिया जिसमें कि जनरल हिंदी एसे और जनरल स्टडीज़ के जो पेपर्स आपने किए, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ताकि आपके मार्क्स भी ना कटें, और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप कॉपी लिख रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें, आपने किस बात का ध्यान रखा? मैम मैंने इस बार जैसे पीएससी के कुछ कुछ मेंस पहले दे रखे थे, तो मैंने यही प्रॉब्लम रहती थी कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी। हम्म। हमेशा मेरे 3 रह रहे हैं, 4 क्वेश्चन रहे, जो 15 क्वेश्चन में भी जो लास्ट के 3 क्वेश्चन थे वो मैं बहुत भगा भगा के। तो इस हम्म। बार मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं अपना जो जीएस के पेपर्स हैं वो कंप्लीट करूंगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मार्क्स पॉइंट से। एक एक हम्म। क्वेश्चन बहुत फाइट करना होता है तो उसे छोड़ने का। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने दिमाग में था कि पेपर कंप्लीट है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा काम किया था पेपर पीएससी के, क्योंकि मैं प्रिपरेशन की थी तो मैंने थोड़ा सा आंसर राइटिंग किया था मेंस के टाइम, तो काफी हेल्प किया था इस बार। ओके। अच्छा आप इंटरव्यू के बताइए, आपका इंटरव्यू कब हुआ था, और उस जब इंटरव्यू के लिए आप गई थी तो आपने क्या, जैसे आपने कैसे ड्रेसअप किया किया था, क्या पहन पहन के गई थी? लोग कहते हैं कि भाई आप किस तरह ड्रेसअप होके जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह चेयर पे बैठ रहे हैं, किस तरह आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरव्यू का वो के लिए आप कुछ टिप्स शेयर करिए। अब इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी में, अगर इंटरव्यू की उतनी ज्यादा नहीं है, हम्म। सिर्फ 100 मार्क्स का है इंटरव्यू, और मेन तो आपका मेंस है क्योंकि बहुत ज्यादा मेंस को दिया जाता है, बट नॉनदलेस बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, बिकॉज वो भी मार्क्स एक एक मार्क के लिए, क्योंकि हम लड़ रहे हैं तो उसमें मार्क्स ऐड होते हैं। तो हम्म। इंटरव्यू इंटरव्यू से जाने के लिए मैंने साड़ी, मेरे ऑरेंज कलर की साड़ी थी, हम्म। तो मुझे इनफैक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन भी था कि जो आपने साड़ी डाली है ये कहाँ की साड़ी है, ये साड़ी का क्या स्पेशलिटी है। तो जहाँ साड़ी थी तो उसकी डिटेल्स उन्होंने पूछा, उस शहर के बारे में बताओ, उस शहर की कुछ कुछ फेमस जगहों के बताओ। हम्म। तो ये प्रॉपर मतलब इंटरव्यू का आप वो इसका था। आंसर दे पाई थी और सही से? इंटरव्यू में इस बार जाने से पहले मैं साड़ी मेरे फ्रेंड ने की थी, वो कॉटन थी एक्चुअली जो डाली थी। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछी कि ये जो मैंने डाली है कहाँ से आई है, तो मैंने कहा मदुरई से आई है। तो फिर वो कहते कि मदुरई की कुछ इम्पोर्टेंट बताओ कि इम्पोर्टेंस है हमारे मदुरई सिटी की। तो मैं फॉर इट्स टेम्पल आर्किटेक्चर एंड मतलब जो उसमें उस टाइम पे जो डेवलप हुआ था नया टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उसे कहते कौन सा टेम्पल है, तो मैंने टेम्पल का नाम बताया, चम्बन टेम्पल था। तो कहते और बताइए, वेरी फेमस फॉर सम अदर थिंग। तो हम्म। मुझे वो कहीं पड़ा था कि वहाँ के यूटेंसिल्स बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो हम्म। आई थिंक ही वाज वेरी कन्विंस्ड बाय माय आंसर। तो हाँ, हम्म। मतलब मैंने ये आंसर दिया। ओके। अच्छा कोई इस इंटरव्यू में कोई ऐसा भी सवाल था जिसका जवाब आप नहीं दे पाई थी? हाँ, वो तो काफी सारे थे। हम्म। जैसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे जो मैं नहीं दे पाई थी वो था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डोमेस्टिक एबल रेमेडी क्या है। तो हम्म। आई थिंक मैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी, हालांकि उसका आंसर मैं जानती थी, बट मुझे क्वेश्चन
समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपके पास इंटरव्यू में टाइम एवरेज नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेकर सोचते हैं, तो आपको हम्म। 2 4 10 20 सेकंड के बाद आ रहा है, तो आई थिंक आप काउंट कर सकते हैं आंसर देने में। तो फिर सर मैं हालांकि मैंने ट्राई 3 बार, बट जब मैं उस आंसर तक नहीं पहुंच पाई, तो सर आई डोंट नो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो एक्ट है हम्म। उसकी डिटेल्स पूछी थी। तो डिटेल्स तो मैंने कुछ कुछ बता पाई थी, बट वो थोड़ा सा और पूछना चाह रहे थे कि वहाँ पे है पॉश एक्ट के अंदर उसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड है। तो मुझे वो 2 ही कैटेगरीज पता, वो उससे ज्यादा वो सुनना चाह रही। और ओके। अब वो ये कह रहे थे अच्छा, और उसके बाद आईसीसी बनता है, इंटरनल कमेटी बनती है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। हम्म। तो उसी तो मैंने बता दिया कि कौन से मेंबर। तो सर का क्वेश्चन ये आया कि अगर लॉयर ही अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही वो है एलिग है, तो क्या एम्प्लॉयर उस कमेटी का रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके। तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता था, तो इसे भी छोड़ना पड़ा। और इसके अलावा कुछ कुछ और क्वेश्चन भी थे जिसको मैं आंसर नहीं कर पाई थी। हम्म। अच्छा, आप जैसे तमाम जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, आप उनको एडवाइस कर सकती हैं कि अगर भाई किसी आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, और कभी ये एक पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है कि अगर आपको 1 2 3 सवाल के जवाब ना आए तो एकदम घबराहट भी हो जाती है, अरे मैं इसका नहीं जवाब दे पा रही हूँ। तो ऐसे में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या, किस तरह बोले, क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए? मैम ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आपको लगता कि आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि, एक मिनट, हाँ, वो पूछे ही इसलिए जा रहे होते हैं कि वो जज कर पाए आपको कि ऐसी सिचुएशन आपको रियल लाइफ में आ रही है, तो हैंडल करेंगे उसको, ठीक है। पैनिक हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, कामली ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहे हैं, वो उस चीज पे आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ह्यूमन कैपेसिटी है कि आपको नहीं आ सकता है, ठीक। और वो खास जानबूझ आपको उन डोमेन्स पे लेकर जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता, पूछेंगे, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्लोज आप द उस डोर। सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। तो मैं आपको एस्पिरेंट्स में यही बोलना चाहूंगी कि अगर एक्शन आती है, वो एक्सेप्ट करें कि नॉट दिस आंसर, हम्म। और वो सर मतलब जो भी पैनल को कहें कि सर आई डोंट नो इट, आई वुड लव इट, आई वुड ट्राई टू गो एंड रीड द इंटरव्यू इज ओवर। कुछ भी ऐसा ओके। लाइक वो ईगो पे मत जाए बच्चे, फालतू में बात करें कि नहीं वो फालतू करी जा रहे हैं कि नहीं ये आ सकता है, शायद ये आंसर हो सकता है। ये चीज उनको बहुत ऑफेंड करता है। आई थिंक अगर आपको आता है तो आंसर, नहीं तो कह दो सर, लाइक हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर आई डोंट नो, बट इफ यू अलाउ मी आई कैन मेक गेस। तो अगर वो आपको परफेक्ट, आप गेस कर सकते हैं, बट फालतू में ओवर स्मार्ट नहीं दिखाना चाहिए के ओके, सामने। मतलब आप कह रही हैं कि बिना मतलब में घुमा फिरा के, अगर आपको आंसर नहीं आता तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंटरव्यू हाँ पैनल है वो हाँ, आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको बिल्कुल आंसर नहीं आता तो बेवजह में उनको घुमा फिरा के ना बोले, आप पोलाइटली कह सकते हैं कि सर इसका नहीं आता है मुझे आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, सचिन संचिता, इस समय तो ना केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है कि संचिता टॉपर लड़की है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट के रूप में आप पूरे देश में मशहूर हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ लास्ट में इस इंटरव्यू के कि ये तो आपकी सक्सेस है जिसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले शायद ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। हाँ, मेरा यूपी का ही सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि तमाम सारे एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, और जब किसी को असफलता मिलती है, फेलियर होता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने, एक तो ये हुआ कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, आपने एक फेलियर भी देखा, और अब आप इतना एक शानदार सक्सेस भी आप देख रही हैं। तो जो फेलियर्स है उसको आपने कैसे हैंडल किया, और जो तमाम स्टूडेंट जो इस साल जो क्लियर नहीं कर पाए उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगी? मैम मेरे थोड़ा सा ये फैक्टर था कि भगवत गीता को बहुत से फॉलो करती हूँ। ओके। मतलब गीता में
बहुत से आपको बताया है कि बहुत ज्यादा ना आसक्त होकर लाइफ नहीं जीनी चाहिए। हम्म। थोड़ा सा निष्काम कर्म आपको अपनी निष्काम करते हुए आपको चलना चाहिए। दूसरा एक वो होता है ना कि लॉस हो रहा है तो उसके साथ बहुत ज्यादा दुखी है, और बहुत ज्यादा अगर सक्सेस मिली तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म है। क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहेगा। सक्सेस है, कल शायद डाउन है, तो कल अप है। तो दिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये फेलियर जो है ना, आपको सीख के लिए आए हैं। आपको आज की जो कमियां है उसको उसके लिए बाहर निकाल कर उसकी करने के लिए है। जरूरी ये है कि कमियों को एक्सेप्ट करें। सबसे जरूरी होती है कि आपको लाइफ चैलेंजेस दे रही है, एक चैलेंज दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप ये बात उदास हो रहे हैं या बहुत उदास होकर अपनी लाइफ के साथ क्यों हो रहा है। बट आई थिंक लाइफ हमारे हम उस दौर में ना जाते हैं कि जो हमें लेनी चाहिए। तो आई थिंक भगवत गीता ने इस मामले में बहुत ज्यादा हेल्प। जहां मैं नी थी तो आई यूज टू टर्न अप टू भगवत गीता, और थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वही सिखाया अपने एक्सपीरियंसेस की। बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना है या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। एक तो ये था, और दूसरा मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत फ्रेंडली टच में रहती थी। मेरा पीयर ग्रुप अच्छा था। वो जब भी क्लोज होते थे तो वो हमेशा मेरे से तो मतलब मैं जितना मतलब ये मेरे कम है फ्रेंड्स की ज्यादा सकती, क्योंकि उन लोगों ने मैं सारा क्रेडिट उन लोगों को चाहूंगी कि जिन लोगों ने जहाँ गलतियां की उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी गलती है, संस्था इसको करो। इंटरव्यू में कुछ कुछ कमियां मुझे वहां पे गाइड। तो आई थिंक ये पूरा कलेक्टिव एफर्ट, आई डोंट वांट टू एरोगेट इट कम्प्लीटली। और इसके बाद मैं स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज चाहूंगी कि अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो सीखिए। आप उस परेशान मत होइए, आप बिल्कुल घबराइए मत, पर काचिए। ओके। संचिता, ये तो बहुत आपने आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जो तमाम स्टूडेंट्स आपको और तमाम एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, आपने बहुत सारी जो बुक्स बताई है, कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। फेलियर्स से हमें घबराना नहीं है बल्कि उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। संचिता, अब अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप सिविल सर्विसेज में जा रही हैं और आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? क्या इससे पहले भी किसी ने ये एग्जाम क्लियर किया आपकी फैमिली में? नहीं मैम, मैं अपनी फैमिली में ये एग्जाम करने के लिए मेनली में मेरे पापा हैं जो फार्मासिस्ट हैं। मेरी माता जी लेक्चरर हैं कॉलेज, वो होम साइंस की टीचर हैं। उसके बाद मेरी बड़ी बहन है जो दांतों की डॉक्टर है। और मेरा भाई है छोटा जो की वकालत कर रहा है, वो लर में है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा था चीज में। उनको पता था कि एक डॉटर या एक गर्ल होने के नाते एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के क्या मायने हैं मेरे लिए। तो हालांकि वो थोड़े परेशान हो जाती, साल भर अटेम्प्ट्स दे रही हूँ और एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो काफी परेशान है क्योंकि उनको सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल सोसाइटी की तरफ से काफी प्रेशर रहता है। तो लेकिन मेरे फादर को मैं खास करके थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने वो सब प्रेशर्स को हैंडल किया। उन्होंने हमारी एजुकेशन को प्रायोरिटी रखा, और मेरी ड्रीम्स को चेसने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं अपनी फैमिली जो मेरी बैकबोन है इस सक्सेस में, उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओके। अच्छा संचिता, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैम, मैंने अपना जो 10th का स्कूलिंग था वो मैंने पंजाब से किया था, अपना होम टाउन जो है मेरा पंजाब में। फिर मैं 11th एंड के लिए चंडीगढ़ चली गई थी। वहां पे मैंने नॉन मेडिकल किया था। और फिर वहां पे आईआईटी की प्रिपरेशन, जैसे सब बच्चे उस टाइम पे काफी दौर में काफी क्रेज था आईआईटी का, तो मैंने भी प्रिपरेशन एनी हाउ आई कुड नॉट आईआईटी, बट मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी डुअल डिग्री कोर्स में एनरोलमेंट हुआ। मुझे केमिकल इंजीनियर एमबीए करने का मौका मिला। मैं 2013 बैच की पास आउट हूँ।
ओके। अच्छा, आपकी सिस्टर, जैसे आपने कहा आपकी सिस्टर डेंटल डॉक्टर है, तो कभी फैमिली ने कुछ आपको प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि आपने बीटेक किया इंजीनियरिंग फील्ड में, तो कि आप जेई क्लियर करो, आपको इंजीनियर बनना है, इस तरह का प्रेशर नहीं था आपके ऊपर? आप बात कर रहे हैं कि जॉब लेने की? हाँ, मतलब जैसे एक होता है ना कि मान लीजिए बड़ी बहन डॉक्टर, तो आपके ऊपर डॉक्टर बनने का प्रेशर, या पेरेंट्स ने कहा नहीं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इस तरह का कोई हाँ हाँ। प्रेशर? क्योंकि पूरे देश में एक माहौल इस तरह का है ना कि नहीं नहीं ज़्यादातर नहीं तो पेरेंट्स नहीं, चाहते हैं कि हाँ उनके हाँ बच्चे हाँ हाँ साइंस हाँ। पढ़ें, और या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग को बहुत ही एक ब्राइट करियर के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह हाँ का हाँ क्या अभी आपने प्रेशर देखा हाँ। आपने? नहीं मैम, मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग ही तो किया है ना, केमिकल इंजीनियरिंग किया है। वो प्रेशर तो खैर अभी था मेरी फैमिली के। मैंने जो अपना पढ़ाई किया है वो सारा का सारा मेरा चॉइस रहा है। हम्म। मैं केमिकल इंजीनियर चाहती थी, या कुछ स्ट्रीम्स मिल रहे थे, सारी ऑप्शंस थी, जो मुझे रैंक आया था मैं काफी फील्ड ले सकती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी चॉइस चूज करने मेरा करियर पाथ। तो मैंने अपनी मर्जी से बिल्कुल चॉइसेस बनाए अपनी लाइफ। और उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो ये भी था कि जॉब लेनी है नहीं, तो वो एक डिफिकल्ट डिसीजन था उसमें। तो कहूँ मैं जॉब, वैसी जॉब मुझे अपनी की बहुत ज्यादा था, तो मैंने जो मेरी आफ्टर कॉलेज मैंने प्लेसमेंट नहीं ली, तो लाइक मेरा वो रहा है। हम्म। अब संचिता, जाहिर सी बात है आप अफसर बनने वाली हैं, तो अभी क्या ड्रीम है, एक्साइटमेंट है न्यू असाइनमेंट के लिए, किस तरह का प्रोफाइल मुझे मिलने वाला है, और कुछ सोचा है कि मैं अफसर बन के पहली ऐसी कार्रवाई करूं? क्योंकि आप एक बेटी हैं और वाकई में आपने अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, तो अफसर बनने के बाद ऐसा एक कुछ मन में आ रहा है कि मैं पहली मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं ये काम करूंगी, बेटियों के लिए ऐसा काम करूंगी, या समाज के लिए ऐसा काम करूंगी? बिल्कुल मैम, लाइक एक्साइटेड फॉर माय न्यू रोल, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक वही, मैं आई रिप्रेजेंट विमेन। तो हम्म। हमें पता है कि कुछ कुछ विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और उतनी फ्रीडम नहीं वो उनको मिलती। हर किसी के पास उतनी अपॉर्चुनिटी महिलाओं को, खास करके वो अपनी लाइफ चॉइसेस ले पाए। ये तो मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बट हम देखते हैं कि इतना सब लोगों को शायद नहीं मिल पाता है राइट। अपने पैशन को परस्यू करना। तो मैं मेरा एक यही मोटिव रहा, जब मैं सब ज्वाइन करूं तो फीमेल्स के लिए कोई ऐसा डिसीजन पाऊं जो उनको में काफी इम्पैक्ट करे। जैसे, राइट। और इसके लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, मतलब जस्ट इंश्योर करना है कि स्कूल बाथरूम है कि राइट। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि स्कूल टॉयलेट्स नहीं होते हैं। उसी तरह आई वुड और की जो सेक्स डिटेक्शन की जो कूद रही है हमारे समाज में, वो जैसे जो वो ना हो, हॉस्पिटल टाइम टू टाइम देखना कि इलीगल डिटर्मिनेशन क्या है। तो ओके। कुछ कुछ ये जमीनी स्तर पे कुछ काम करना चाहूंगी फीमेल्स के लिए। राइट। थैंक यू संचिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपकी से जो ये बातचीत है तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेगी, उन्हें हौसला देगी। जिनका इस साल पीसीएस नहीं क्लियर कर पाए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेलियर से सीखिए, देखिए इस साल क्या कमी रह गई, अगले साल के लिए आप पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। और जो कुछ जो टिप्स दिए हैं संचिता ने शेयर किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह की आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, लैंग्वेज पे किस तरह ध्यान देना है, और जनरल स्टडीज के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है उसे जानना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें शेयर की संचिता ने। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें, ये सारे टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।